नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13,000 लोगों को लगाई इंटेलिजेंसी की डोज। 18+ के वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल पेड कैटेगरी में 14,94,750 कोविशील्ड की कुल डोज मिली राजस्थान को अब तक, और इसके विपरीत गुरुवार तक 15,07,830 डोज लगाई जा चुकी लाभार्थियों को। ऐसे में वैक्सीनेशन प्रक्रिया के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े होने लगे, तो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया इसके पीछे का गणित। अधिकारियों के मुताबिक एक वाइल में 5 ml यानी 10 लोगों के हिसाब से मिलती है डोज, लेकिन वास्तविकता में वाइल में 5.6 से 5.7 ml तक होती है दवा की डोज, क्योंकि अमूमन 2 ml की सिरिंज का उपयोग करने पर डोज पड़ सकती कम, लेकिन राजस्थान में डोज बचाने के लिए 1 ml की सिरिंज का हो रहा अधिक इस्तेमाल। अब इसका फायदा ये है कि हर वाइल में एक अतिरिक्त डोज होती है उपलब्ध, और इसके साथ ही 10-10 के ग्रुप में ही डोज लगाने के दे रखे निर्देश। और इस तरह की स्मार्टनेस के जरिए 13,000 लोगों को लगाई गई एक्स्ट्रा डोज। अब ये कहा जा रहा है ये एक तरीके से स्मार्टनेस है, और स्मार्टनेस के जरिए 13,000 लोगों को एक्स्ट्रा डोज लगाई गई है। पूरी खबर क्या है एक बार फिर से आप समझिए। महत्वपूर्ण खबर है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। 18+ के वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल पेड कैटेगरी में 14,94,750 कोविशील्ड की कुल डोज राजस्थान को अब तक मिली है, और इसके विपरीत गुरुवार तक 15,07,830 डोज लगाई जा चुकी लाभार्थियों को। अब जो कुल डोज मिली है वो 14,94,750 है कोविशील्ड की अब तक राजस्थान को जो मिली है, लेकिन इसके विपरीत इसके इतर गुरुवार तक 15,07,830 डोज लगाई जा चुकी है लाभार्थियों को। ऐसे में वैक्सीनेशन प्रक्रिया के आंकड़ों को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे, तो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने इसके पीछे का गणित बता दिया, लॉजिक बताया। अधिकारियों के मुताबिक एक वाइल में 5 ml यानी कि 10 लोगों के हिसाब से एक डोज मिलती है, लेकिन वास्तविकता में वाइल में 5.6 से 5.7 ml तक दवा की डोज होती है, क्योंकि अमूमन 2 ml की सिरिंज का इस्तेमाल करने पर डोज कम पड़ सकती है, लेकिन राजस्थान में डोज बचाने के लिए 1 ml की सिरिंज का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। और इसका फायदा ये है कि हर वाइल में एक अतिरिक्त डोज होती है उपलब्ध। ये अधिकारी बता रहे स्वास्थ्य महकमे के, वो कह रहे हैं कि इसका सीधा सा फायदा ये है कि हर वाइल में एक अतिरिक्त डोज उपलब्ध होती है। इसके साथ ही 10-10 के ग्रुप में ही डोज लगाने के निर्देश भी दे दिए गए थे। इस तरह की स्मार्टनेस के जरिए 13,000 लोगों को लगाई गई एक्स्ट्रा डोज। इसके पीछे का गणित क्या है, इसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सामने आते हैं, ये पूरा तथ्य सामने रखते हैं, ये लॉजिक बताया जाता है, और एक तरीके से स्मार्टनेस है जो बताया गया। ताकि ऑक्सीजन की कमी से नहीं जाए किसी की जान, ये कोशिश लगातार सरकार कर रही है। ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ना जाने पाए, ये कोशिश भी है, ये प्रयास है। शहरों को ऑक्सीजन मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कवायद है। शहरों को ऑक्सीजन के मसले में आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाया जाए, इसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। गहलोत सरकार के मिशन प्राणवायु के दूसरे फेज में प्लांट लगेंगे। 35 और शहरों में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। इनमें से 28 शहरों में प्लांट लगाने के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इन शहरों के लिए संबंधित विधायकों ने भी मांग की थी। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को पत्र लिखकर प्लांट लगाने की मांग। लक्ष्मणगढ़, भिंड, राजल देसर, विराटनगर, रतननगर, टोडा भीम, सादुल शहर, चूरू, नदबई, फतेहनगर, साइवाड़, बिलाड़ा, पदमपुर, फतेहपुर, शेखावाटी, गंगापुर, भीलवाड़ा और जोबनेर में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद लगातार जारी है। अब लोकसभा स्पीकर अपने गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं। लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में संवाद कर रहे हैं, वहां से तस्वीरें भी सीधी आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। एएनएम और ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों से वर्चुअल संवाद, लगातार जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनसे बातचीत वो कर रहे हैं। जिले में कोरोना के हालातों को लेकर लगातार नजर है। फीडबैक भी स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारियों से वो लगातार ले रहे हैं। जिले में कोरोना के हालात क्या हैं, इसको लेकर वो जब दिल्ली में भी होते हैं वहां से भी जानकारी लेते हैं। अब चूंकि मौका है जब खुद वो गृहनगर कोटा के दौरे पर हैं, कल भी तस्वीरें वहां से आई थी जब वर्चुअली संवाद किया था। चूंकि कोविड है, सभी अधिकारी एक साथ इकट्ठा होकर ब्रीफ नहीं कर सकते, इसीलिए भी वर्चुअली वो अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे हैं। कल भी फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उनसे भी संवाद किया था। और आज की तस्वीर वहां से सीधी आ रही है कैंप कार्यालय की। लोकसभा स्पीकर संवाद कर रहे हैं। कोरोना के समय अपनी लोगों की जान भी आपने बचाई और जन जागरण का काम भी किया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आपके साथ कितने ऑक्सीमीटर है, कितने थर्मामीटर है? आप घर घर जाती थी, कैसे जांच करती थी?
हाँ, आप घर घर जाती कैसे जांच करती थी? कितने लोग आपके गांव में संक्रमण थे? पॉजिटिव कितने थे आपके गांव में? 7 गांव में। लतूरी में 7 है, लतूरा में 3 है, डूंगरपुर में तो 7 है, और 2-3 गांव में चालू हुआ ही है। अच्छा, अब सब ठीक है? 3 गांव में संक्रमण तो हुआ ही है तो। अच्छा, ठीक है। अब सब ठीक है? कोई गंभीर तो नहीं है? पहले से संक्रमण कम हुआ या अब संक्रमण कम हुआ है ना पहले से? दुकान वाले मिलते हैं अभी भी? बहुत कम हो गया। आपके यहाँ जांच, आपके स्वास्थ्य, आपके यहाँ पे जांच आपके उपकेंद्र पे होती थी या सांगोल जाना पड़ता था? जांच एंटीजन जांच कहाँ होती थी आपकी? अच्छा, कमोलर और बपौर में जाना पड़ता है आपको जांच कराने? कमोलर और बपौर में? अच्छा, और आपके यहाँ पर आपके गांव में नहीं होता, उस स्वास्थ्य केंद्र में नहीं होता टेस्ट? नहीं हुआ ना टेस्ट। ठीक है, आपको धन्यवाद। क्या क्या दिक्कत आई आपको ज्यादा? साधन नहीं है, मेरे को साधन चलाने नहीं आता, मैं दूसरों का सहयोग से करा। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। तो कोटा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हर हाल में मरीजों के काम आने चाहिए वेंटिलेटर। एक जिले से दूसरे जिले में शिफ्ट होंगे अप्रयुक्त वेंटिलेटर। ये महत्वपूर्ण खबर है। हर हाल में मरीजों के काम आने चाहिए वेंटिलेटर, जिसकी भारी कमी भी महसूस की जा रही है। कोविड के इस दौर में एक जिले से दूसरे जिले में शिफ्ट होंगे अप्रयुक्त वेंटिलेटर। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं। जिले में अप्रयुक्त पड़े वेंटिलेटर का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ये कहा गया कि किसी कारण से वेंटिलेटर का नहीं हो रहा उपयोग तो 7 दिन में RMSCL को भिजवाए जाएं अप्रयुक्त वेंटिलेटर, ताकि दूसरे जिलों में जरूरत के हिसाब से हो सके इनका इस्तेमाल। ये कहा भी जा रहा है अगर कहीं पर अप्रयुक्त वेंटिलेटर हैं तो उनको जल्द से जल्द दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जाए, वहां पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश सभी कलेक्टर्स को भी करना है, निर्देश दे दिए गए हैं। वैक्सीनेशन के 30 दिन, टीकों की कमी के कारण वैक्सीनेशन पर ब्रेक लगा है। वैक्सीनेशन के 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन टीकों की भारी कमी है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर ब्रेक है। कमी की वजह से रोज लगने वाले 11 लाख तक कम हो चुके हैं डोज। अप्रैल में देश में रोज लगे 29 लाख डोज। ये कहा जा रहा है अप्रैल का ये आंकड़ा है जब देश में 29 लाख डोज रोज लगे। मई में सिर्फ 18,02,000 डोज लगे, यानी कि 37% कम। अप्रैल से मई आते आते और इसी गति से टीके लगे तो 70% आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो रफ्तार अभी है वैक्सीनेशन की, अगर वही गति रहती है तो फिर 70% आबादी को टीका लगाने का जो टारगेट रखा गया है, जो लक्ष्य रखा गया है, उसको पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6 राज्यों ने कमी के चलते 18+ के टीके लगाने बंद कर दिए हैं। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन की भारी कमी है। बार बार ये कहा गया कि वैक्सीन की कमी हो रही है, 18+ के लोगों को कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा, और इसी कमी के चलते 6 राज्यों ने 18+ के टीके लगाने का काम बंद कर दिया है। हालांकि केंद्र दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को टीका लगवाने का दावा कर चुकी है। अब ये भी केंद्र की तरफ से कहा गया कि दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाएगा। ये लक्ष्य, ये टारगेट रखा गया है। लेकिन जो रफ्तार है अभी वैक्सीनेशन की, उसके बाद ये जो आंकड़ा है, ये जो दावा है, वो दूर की कौड़ी साबित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ब्रेक। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का 30 जून 2021 तक बढ़ा निलंबन।
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ब्रेक लग चुका है। कोविड की वजह से हर सेक्टर प्रभावित है, हर जगह इसका प्रभाव देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का 30 जून 2021 तक निलंबन बढ़ा। DGCA के परिपत्र में कहा गया है कि 26 जून 2020 के आंशिक संशोधन में सर्कुलर की वैधता को और बढ़ा दिया गया है। प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन विशेष रूप से DGCA से अनुमोदित उड़ानों पर नहीं होगा लागू, ये कहा गया है DGCA की तरफ से। प्रमोटी अफसर का तबादला रेलवे बोर्ड से। रेलवे अफसरों में एक तबादले की जोरदार चर्चा हो रही है। प्रमोटी अफसर का तबादला रेलवे बोर्ड से हो गया। रेलवे अफसरों में एक तबादले की बेहद चर्चा है, जोरदार चर्चा है। जिस किसी ने सुना वही हो रहा तबादला आदेश पढ़कर हैरान। बीकानेर के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक OP कुलश्रेष्ठ का हुआ तबादला। ग्रुप B के राजपत्रित अधिकारी का ट्रांसफर, आदेश निकाला रेलवे बोर्ड ने। और कुलश्रेष्ठ को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद लगाया गया। चर्चा यही कि शिकायतों के चलते कुलश्रेष्ठ का तबादला हुआ है और तत्कालीन सीनियर DCM जितेंद्र मीना के साथ विवाद उनका हुआ था और मीना ने तत्कालीन COM से शिकायत की थी। इस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है इस पूरे तबादले को। अब इसको लेकर चर्चा भी लगातार हो रही है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, प्रमोटी अफसर का तबादला रेलवे बोर्ड से हो गया, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। रेलवे अफसरों में ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं। जिस किसी ने भी सुना वही हो रहा तबादला आदेश पढ़कर हैरान। और बीकानेर के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक OP कुलश्रेष्ठ का तबादला हुआ। ग्रुप B के राजपत्रित अधिकारी का ट्रांसफर, आदेश निकाला रेलवे बोर्ड ने। कुलश्रेष्ठ को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद लगाया। चर्चा यही है कि शिकायतों के चलते कुलश्रेष्ठ का तबादला किया गया, ट्रांसफर किया गया। तत्कालीन सीनियर DCM जितेंद्र मीना के साथ उनका विवाद हुआ था। जितेंद्र मीना के साथ जो विवाद हुआ उसको भी कहीं ना कहीं वजह मानी जा रही है। मीना ने तत्कालीन COM से शिकायत भी की थी और इस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा तबादले को, ट्रांसफर को। इसी को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। रेलवे में भर्ती का चक्का जाम। 2 साल पूर्व शुरू हुई 1,35,000 पद पर भर्ती प्रक्रिया। रेलवे में भर्ती का चक्का जाम किस तरीके से लगा है, पूरी खबर बेहद महत्वपूर्ण है। 2 साल पहले शुरू हुई 1,35,000 पद पर भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। कब होगी परीक्षा, कब मिलेगी नौकरी के सवाल पर रेलवे भर्ती बोर्ड खामोश है। 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा जवाब। 2.5 करोड़ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसका जवाब चाहते हैं। वेबसाइट भी नहीं हो रही है अपडेट। और मार्च 2019 में रेलवे ने 1,03,769 ग्रुप D भर्ती और 35,277 लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। अब लगातार उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम कोई स्थिति स्पष्ट तो होनी चाहिए। रेलवे ने भर्ती का चक्का जाम लगा दिया है। रेलवे में जो भर्ती की आस लगाकर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनको कोई खुशखबरी मिलती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। 2 साल पहले शुरू हुई 1,35,000 पद पर भर्ती प्रक्रिया ठप है। कब परीक्षा होगी, सवाल ये है। कब नौकरी मिलेगी, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब रेलवे से मिलने हैं, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड खामोश बैठा हुआ है। 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों को जवाब नहीं मिल पा रहा। उनको आस है, उम्मीद है कि जल्द स्थिति स्पष्ट हो, कंफ्यूजन उनकी दूर हो। वेबसाइट भी लंबे वक्त से अपडेट नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थी गुस्से में है, नाराज हैं। मार्च 2019 में रेलवे ने 1,03,769 ग्रुप D भर्ती और 35,277 लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी, लेकिन उसके बाद से स्थिति जस की तस है, कोई बदलाव नहीं है। नौकरी कब मिलेगी, कब स्थिति साफ होगी, इसको लेकर अभ्यर्थी निराश दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का मिशन उत्तर प्रदेश। यूपी में असंतुष्टों को साधने में जुटी है भाजपा। भाजपा का मिशन यूपी क्या है, पूरी खबर समझिए। यूपी में असंतुष्टों को साधने में भाजपा लगातार जुटी हुई है। पीएम मोदी यूपी के कुछ नेताओं को बुला सकती है केंद्र की राजनीति में। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी बुला सकते हैं कुछ नेताओं को केंद्र की राजनीति में। साफ है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी भाजपा, ये साफ कर दिया गया। इसी के साथ ही कि यूपी में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी भाजपा। यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आजमाएगी अपना भाग्य, लेकिन भाजपा के सामने असली प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी इस बार दिखाई दे रही है। अपना दल, रालोद और पीस पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकती है सपा। ऐसी भी खबर है कि और मजबूती के लिए अपना दल के साथ, रालोद के साथ, पीस पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में कर सकती है। वहीं कांग्रेस यूपी के मैदान में अकेले उतरने का फैसला कर सकती है। खबर ये भी क्योंकि कांग्रेस के पास विकल्प अभी फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा और यूपी के मैदान में अगले विधानसभा चुनाव में अकेले ही उतर सकती है कांग्रेस।
कांग्रेस, यदि कांग्रेस प्रियंका को यूपी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करती है तो दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और जाट समुदाय में अपनी पैठ बढ़ा सकती है कांग्रेस। और दूसरी ओर बसपा अभी भी कंफ्यूजन में है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। बसपा कंफ्यूज है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। खबरें लगातार जारी हैं। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। पुराना होटल लक्ष्मी विलास बनेगा गांधीवादी विचारधारा का केंद्र। पुराना होटल है लक्ष्मी विलास, जो गांधीवादी विचारधारा का केंद्र बनेगा। होटल लक्ष्मी विलास की भूमि पर बनेगा म्यूजियम एवं इंस्टीट्यूट। गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत आएगी करीब 100 करोड़ रुपए। जेडीए की कार्यकारी समिति की हाल में हुई थी बैठक और बैठक में प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के लिए बिड डॉक्यूमेंट मंजूर किया गया। लक्ष्मी विलास की भूमि का लैंड यूज है रिक्रिएशनल और इसलिए इसी भूमि का किया जाएगा इस्तेमाल। कंसल्टेंसी फर्म जो डीपीआर बनाएगी उसके अनुसार निर्माण किया जाएगा। इस म्यूजियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। वहीं गवर्नेंस एंड सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट विकसित किया जाएगा होटल लक्ष्मी विलास। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो सस्पेंड। जलदाय विभाग में बह रही है उल्टी गंगा। नौहर जलदाय विभाग के अधिकारियों का ये मसला है। विभाग के अधिकारी ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जेईएन कृष्ण धारीवाल ने लगाए एक्सईएन ताराचंद पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप से विभाग की हो रही है बेहद किरकिरी। इस बीच जेईएन और एईएन को कर दिया गया सस्पेंड, जबकि एक्सईएन को लेकर कोई फैसला अभी तक नहीं है। खुद जलदाय मंत्री बीडी कल्ला हैं हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री, लेकिन इस बीच एक सच ये जानना भी जरूरी है कि क्या वाकई नियमों को ताक में रखकर हुए ठेके के काम। इसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। जयपुर की रिंग रोड की रिंग जल्द होगी पूरी, ऐसी उम्मीद है। शहर के चारों तरफ रिंग रोड पूरी करने की कवायद जोरों पर। दक्षिण रिंग रोड लगभग शुरू हो चुकी है। अब गहलोत सरकार का फोकस उत्तरी रिंग रोड पर है। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने की स्वीकृति दे दी गई है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जल्द जारी कर कंसल्टेंसी के मांगे जाएंगे प्रस्ताव और कंसल्टेंसी के लिहाज से ये प्रोजेक्ट होगा नायाब। इस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी फर्म न केवल डीपीआर बनाएगी बल्कि प्रस्तावित अलाइनमेंट में संबंधित विभाग से डेटा कलेक्शन, अलाइनमेंट में आ रहे राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन, भूमि आवप्ति के प्रस्ताव तैयार करना, पूरे कॉरिडोर की प्लानिंग और खातेदारों को आवप्ति के बदले मुआवजे की प्लानिंग, भूमि अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया भी बताएगी। ये पूरा काम किया जाएगा। इसको लेकर लगातार आगे बढ़ा भी जा रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के दावे खोखली बातें हैं। जनप्रतिनिधियों का रवैया बाहर कुछ और घर में कुछ और है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर समझिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, खोखली बातें दिखाई दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का रवैया बाहर कुछ और है, घर में कुछ और। जनता को तो जनाधार कार्ड बनवाने के लिए कर रहे प्रेरित, महिला को परिवार की मुखिया बनाने के लिए कर रहे प्रेरित, लेकिन अपने घर की महिला को मुखिया बनाने से हिचक रहे जनप्रतिनिधि। राज्य के 198 में से 127 विधायकों के पास नहीं जन आधार। हालांकि खुद महिला जनप्रतिनिधि भी जागरूक नहीं है इसको लेकर। वन विभाग से आ रही राहत भरी खबर। शेर तिरपुर की तीसरे सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। ये राहत वाली खबर है। वन विभाग से ये खबर कि शेर तिरपुर की तीसरे सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। फर्स्ट इंडिया ने कल ही दे दिए थे इसके संकेत। 28 दिन से तिरपुर समेत अन्य बिग कैट्स थे आइसोलेशन में। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रबंधन ने राहत की सांस ली है इस रिपोर्ट के बाद ही। उधर IVRI बरेली लैब पर उठने लगे कई तरह के सवाल। तिरपुर का पहला सैंपल पॉजिटिव बताया गया था, दूसरा सैंपल बेनतीजा बताया गया और तीसरे सैंपल में तिरपुर को निगेटिव बता दिया गया है। अब प्रदेश में भी पशु जांच के लिए आधुनिक लैब शुरू करने की मांग उठने लगी है। लॉकेट चैटर्जी की टीस क्या है ये समझिए। बड़े नेताओं के पास सुरक्षा और आम कार्यकर्ता हो रहे बेघर। ये लॉकेट चैटर्जी की टीस है। वो कह रहे हैं कि बड़े नेताओं के पास सुरक्षा है लेकिन आम जो कार्यकर्ता है वो बेघर हो रहे हैं। बंगाल से भाजपा MP लॉकेट चैटर्जी को ये अच्छा नहीं लगा। चुनाव हिंसा के बाद कार्यकर्ताओं की हालत देख चैटर्जी ने लौटा दी अपनी सुरक्षा भी। और लॉकेट चैटर्जी ने विधानसभा चुनाव में लड़ा था लेकिन उसमें जीत नहीं पाई थी। अब MP द्वारा सुरक्षा लौटाना चर्चा का विषय बन गया है।
नवीन पटनायक के सामने तथागत सतपथी। पुराने साथी की आलोचना से ओडिशा सीएम नवीन पटनायक बेहद हैरान हैं। पटनायक आजकल झेल रहे बीजेडी के पूर्व एमपी तथागत सतपथी की आलोचना। 2019 में राजनीति से रिटायर सतपथी कर रहे अखबार का संपादन और अखबार में सरकार के नौकरशाही के हावी होने की आलोचना कर रहे हैं। सतपथी ने प्रदेश में ड्राइव इन वैक्सीन अभियान और ग्रामीण गरीबों की उपेक्षा का मुद्दा भी उठाया। अब अपने पुराने साथी के आगे लाचार सीएम नवीन पटनायक दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से पूरी खबर आपको समझाते हैं। नवीन पटनायक के सामने तथागत सतपथी हैं। अब पुराने साथी की आलोचना से ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, वो बेहद हैरान दिखाई दे रहे हैं। पटनायक आजकल झेल रहे बीजेडी के पूर्व एमपी तथागत सतपथी की आलोचना। 2019 में राजनीति से रिटायर सतपथी कर रहे अखबार का संपादन और अखबार में सरकार की नौकरशाही के हावी होने की आलोचना वो कर रहे हैं। सतपथी ने प्रदेश में ड्राइव इन वैक्सीन अभियान और ग्रामीण गरीबों की उपेक्षा का मुद्दा उठाया। अब अपने पुरानी साथी की आलोचना से वो लाचार दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। अब ये परेशानी भी साफ तौर से है सीएम नवीन पटनायक के सामने, जिससे वो खुद बेहद चिंतित हैं। पिता की सादगी देख अभिभूत पूर्व सीएम कुमारस्वामी। दरअसल पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने मनाई शादी की 67वीं वर्षगांठ और वर्षगांठ पर चले गए अपने पुत्र कुमारस्वामी के फार्म हाउस पर। वहां शादी की सालगिरह पर नारियल का पौधा लगाया। चारों ओर हरियाली देख खुश हुए देवेगौड़ा। पिता की सादगी पर कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया पर डाली भावनात्मक पोस्ट। सन ऑफ सॉइल एंड अ फार्मर्स सन, ये पोस्ट उन्होंने की है, जो भावनात्मक तौर पर इसको देखा भी जा रहा है। पिता की सादगी को देखकर अभिभूत कैसे हो गए सीएम कुमारस्वामी, ये खबर। दरअसल पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने शादी की 67वीं वर्षगांठ मनाई और वर्षगांठ पर अपने पुत्र कुमारस्वामी के फार्म हाउस पर वो गए थे। वहां शादी की सालगिरह पर नारियल का पौधा लगाया और चारों ओर जो हरियाली थी उसे देखकर देवेगौड़ा खुश हुए। पिता की सादगी वहां पर कुमारस्वामी ने देखी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, भावनात्मक पोस्ट, जिसमें लिखा सन ऑफ सोइल एंड अ फार्मर्स सन, जिसको लेकर अब उनके समर्थक भी कमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी इस पोस्ट के बाद। अमृता फडणवीस का मकाऊ तोता आजकल चर्चा में है। कभी ये उड़कर राजभवन जाता है तो कभी गृह मंत्री के घर। मैडम फडणवीस का ये तोता अब पहुंच गया गृह मंत्री के बंगले पर। गृह मंत्री को अचानक जगाया गया कि अमृता फडणवीस हैं उनके बगीचे में। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल दौड़कर पहुंचे बगीचे में और अमृता फडणवीस बगीचे में अपना पालतू तोता तलाशती मिले। पाटिल मालाबार हिल्स के पॉश इलाके में फडणवीस के पड़ोसी और पहले राजभवन भी जा चुका है ये तोता। अब इस स्वच्छंद तोते की खूब चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हो रही है। एक बार फिर से खबर आपको बताते हैं, जो अमृता फडणवीस हैं उनका मकाऊ तोता आजकल चर्चा में है। कभी ये उड़कर राजभवन जाता है, जब राजभवन पहुंचा था उस वक्त भी खूब चर्चाएं हुई थी। कभी गृह मंत्री के घर। मैडम फडणवीस का ये तोता अब पहुंच गया गृह मंत्री के बंगले पर। गृह मंत्री को अचानक जगाया गया कि अमृता फडणवीस हैं उनके बगीचे में। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल दौड़कर बगीचे पहुंचे। अमृता फडणवीस बगीचे में अपना पालतू तोता तलाशते हुए दिखाई दी। पाटिल मालाबार हिल्स के पॉश इलाके में फडणवीस के पड़ोसी हैं और पहले राजभवन भी ये तोता जा चुका है। अब इस तोते की चर्चा खूब हो रही है महाराष्ट्र में। नजर ना लग जाए मंत्री जी के आम को। मेवाड़ के मंत्री के सरकारी बंगले का किस्सा है। मंत्री के बंगले में लगा है आम का बड़ा पेड़। सड़क के बिल्कुल पास है ये आम का पेड़। इन दिनों आम के मौसम में लबालब है ये पेड़ और लेकिन मंत्री जी ने बड़े कपड़े से ढकाया आम का पेड़। और शायद आम टूटकर सड़क पर गिरने की आशंका हो या फिर चलता आम आदमी ना तोड़ ले, ये भी आशंका हो सकती है। खैर, आम की नजरों से बचाया गया मंत्री के आम को। वैसे चर्चा में आने के बाद अब कपड़े को हटा दिया गया है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।